नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका होस्ट और आप सुन रहे हैं नाइटमेयर डर की दस्तक। दोस्तों, हर बार की तरह आज भी मैं आप लोगों के लिए एक नई हॉरर कहानी लेकर आया हूं। आज की कहानी हमें भूपेंद्र ने भेजी है, जो हमारे बहुत पुराने सब्सक्राइबर हैं। तो दोस्तों, आगे की कहानी सुनते हैं हम भूपेंद्र की जबानी। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आप हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भूपेंद्र है और आज मैं आपको अपनी जिंदगी के उस एक कहानी को सुनाने जा रहा हूं जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए थे। ये बात करीब 2 साल पुरानी है। मैं उस वक्त पाई पाई के लिए मोहताज था। शहर बड़ा था, लेकिन मेरी जेब खाली थी। ऊपर से माँ की बीमारी का खर्च। हर दिन मेरे लिए एक नई जंग जैसा था। मैं दिन भर मजदूरी करता और रात को जो भी छोटा मोटा काम मिलता उसे कर लेता। उस रात भी कुछ ऐसा ही था। माँ के लिए दवाइयां लेकर मैं घर लौट रहा था, तभी शहर के कोने में, जहां अब से पहले मैं कभी नहीं गया था, वहां गया और देखा सड़क के किनारे एक बहुत बड़ी और पुरानी, एक शानदार आलीशान बिल्डिंग है। उसके ऊपर बड़े बड़े लोहे के अक्षरों में लिखा था, होटल डार्क मैनर। ताज्जुब की बात यह थी कि उस पूरी सड़क की लाइटें बंद थी, लेकिन उस होटल के रिसेप्शन एरिया से एक धुंधली सी पीली रोशनी आ रही थी। होटल के गेट पर एक बोर्ड टंगा था जिस पे लिखा था, रात की शिफ्ट के लिए स्टाफ की तुरंत आवश्यकता है और वेतन 40,000 रुपये महीना। ये देख मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गई। उस वक्त के हिसाब से ये एक रकम मेरे लिए किसी लॉटरी से कम नहीं थी। मैंने सोचा, रात के 12 बज रहे हैं, पर क्या पता कोई अंदर मिल जाए। जैसे ही मैं होटल के कांच वाले दरवाजे को खोल के अंदर गया, वहां मुझे एक अजीब सी ठंडक सी महसूस हुई। अंदर का माहौल बाहर से ज्यादा डरावना था। वहां अजीब सी एक स्मेल गूंज रही थी। मैंने देखा रिसेप्शन पे कोई नहीं था, तो मैंने धीरे से मेज पे रखी हुई एक घंटी बजा दी। आवाज पूरे सन्नाटे को चीरती हुई गूंजी। तभी अंधेरे के गलियारे से एक लंबा पतला आदमी बाहर आया। उसने काला कोट पहना था और उसकी चमड़ी सफेद कागज की तरह पीली पड़ चुकी थी। उसने बिना मुस्कुराए मुझसे पूछा, क्या नौकरी के लिए आए हो? मैंने घबराते हुए बोला, जी साहब, वो बाहर साइन बोर्ड देखा था। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और एक भारी रजिस्टर मेरी तरफ खिसका दिया। काम आसान है, रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक यहां रिसेप्शन पर बैठना है। कोई आए तो कमरा देना और बस गलियारों के चक्कर लगाना। लेकिन इसके बाद वो रुका और उसकी आवाज अब और भी गहरी हो गई। एक बात की गांठ बांध लेना, रात के सन्नाटे में तुम्हें कई आवाजें सुनाई देंगी। हो सकता है तुम्हें लगे कि कोई कमरे के अंदर तड़प रहा है या तुम्हें पुकार रहा है। तुम्हें अपनी कुर्सी से हिलना डुलना नहीं है जब तक कि कोई खुद बाहर ना आए। तुम किसी भी कमरे के अंदर जाके ना तो खटखटाना ना देखना। अगर तुमने ये नियम तोड़ा तो तुम्हारी जान की जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी। ये बात सुन मुझे ऐसा लगा शायद ये कोई सन की मालिक है जो मुझे डरा रहा है। पैसों की तंगी ने मेरे डर को दबा दिया। मैंने रजिस्टर पे दस्तखत किए। उसने मुझे एक चाबियों का गुच्छा थमाया और कहा, कल रात ठीक 12 बजे आ जाना। याद रखना, 1 मिनट भी देरी तुम्हारी किस्मत बदल सकती है। मैं घर तो गया, लेकिन उस आदमी की वो ठंडी आंखें और वो जलने की महक मेरे दिमाग से जा नहीं रही थी। लेकिन मुझे क्या पता था कि वो 40,000 की नौकरी नहीं, बल्कि मेरे रूह का एक सौदा है। अगली रात ठीक 11:45 पर मैं होटल के सामने खड़ा था। बाहर बहुत घना कोहरा था और सड़क पे ऐसा सन्नाटा था कि मुझे अब अपनी सांसें भी सुनाई दे रही थी। जैसे ही घड़ी की सुइयों ने 12 पे एक दूसरे को छुआ, होटल का बाहरी दरवाजा अपने आप खुल गया, जैसे कोई पहले से ही मेरा इंतजार कर रहा हो। मैं अंदर गया तो देखा रिसेप्शन पे वही आदमी बैठा था। उसने बिना मेरी तरफ देखे मेज पर एक फ्लैशलाइट और एक पुरानी पीतल की चाबी रख दी। उसने बस इतना कहा, आज से तुम्हारी ड्यूटी शुरू। याद रखना,
तुम्हें यहां सिर्फ एक कर्मचारी हो, कोई मसीहा नहीं। जो देखा उसे अनदेखा करना सीखना। बस इतना बोलकर वे एक अंधेरे गलियारे की तरफ न जाने कहां चला गया। अब मैं उस आलीशान लेकिन मुर्दा जैसी शांति वाले होटल में बिल्कुल अकेला था। शुरू का 1 घंटा तो ठीक ठाक बीता। मैं रिसेप्शन की कुर्सी पर बैठा पुराने रजिस्टरों को पलट रहा था। तभी मेरी नजर एक पन्ने पे पड़ी। उस पर साल 2005 की तारीख थी, लेकिन स्याही ऐसी लग रही थी जैसे अभी अभी किसी ने लिखा हो। उसमें लिखा था कि कमरा नंबर 303 और चेक इन टाइम था 12:15 और उस कमरे का स्टेटस था कि अभी किसी ने चेकआउट नहीं किया। तभी अचानक रिसेप्शन की घंटी बजी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे सामने कोई नहीं था, लेकिन काउंटर पर रखा रजिस्टर अपने आप खुलने लगा। कलम हवा में उठा और पन्ने पर किसी का नाम लिखने लगा। मैंने अपनी आंखों पर यकीन नहीं किया, पर वहां नाम लिखा गया, राघव और परिवार। रजिस्टर बंद हुआ और एक चाबी अपने आप हवा में तैरती हुई गायब हो गई। यह सब देखकर मेरा तो गला सूख गया। मैंने सोचा शायद ये मेरा वहम है या कोई नई टेक्नोलॉजी। तभी मुझे ऊपरी मंजिल से किसी के भागने की आवाज आई, जैसे कोई बच्चा बहुत तेजी से गलियारे में दौड़ रहा हो। लेकिन नियम के मुताबिक मुझे चक्कर लगाना था, इसलिए मैंने टॉर्च उठाई और सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। जैसे जैसे मैं तीसरी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था और अचानक मौसम बदल रहा था। वहां की हवा में एक अजीब सी नमी और एक अजीब सी बदबू जलन की फैले जा रही थी, जो धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। गलियारे की लाइटें लगातार टिमटिमा रही थी। तभी मुझे एक आवाज सुनाई दी, एक हल्की कपकपाती हुई आवाज। भैया, क्या आप मेरी मदद करेंगे? मैं आवाज सुनकर थोड़ा डर गया। आवाज ठीक कमरा नंबर 303 के अंदर से आ रही थी। मैंने टॉर्च की रोशनी दरवाजे पे डाली। दरवाजा पुराना था, जिसकी लकड़ी बीच में से काली और जली हुई लग रही थी, जैसे उसे किसी ने आग में जलाया हो। अंदर से फिर से वही आवाज आई, भैया दरवाजा खोलिए, अंदर बहुत गर्मी है, मेरा दम घुट रहा है। वे एक छोटे बच्चे की आवाज थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मुझे उस आदमी की चेतावनी एकदम याद आई, दरवाजा मत खोलना। लेकिन एक बच्चे की तड़प सुनकर मेरी इंसानियत जाग गई। आखिर मैं भी तो एक इंसान हूं। मेरा हाथ दरवाजे की हैंडल की तरफ बढ़ा ही था कि अचानक पूरे होटल की लाइटें बंद हो गईं। अंधेरे में मुझे महसूस हुआ कि मेरे ठीक पीछे कोई खड़ा है। एक ठंडी बर्फीली सांस मेरी गर्दन पर महसूस हो रही थी। मैंने डरते डरते अपनी टॉर्च पीछे की तरफ घुमाई। टॉर्च की रोशनी में मैंने जो देखा, उसे देखकर मेरी तो चीख ही हलक में फंस के रह गई। मेरे सामने एक सफेद साड़ी में औरत खड़ी थी। उसने लाल रंग का जोड़ा पहना था, जो जगह जगह से राख बना हुआ था। उसका आधा चेहरा बहुत सुंदर था, लेकिन आधा चेहरा कोयले की तरह काला, मानो कि वहां पे कोई मांस ही ना हो। उसकी आंखों की जगह 2 जलते हुए अंगार थे। उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। उसके नाखूनों से काला खून लगातार टपक रहा था और वे धीरे से बोली, वो बच्चा झूठ बोल रहा है, यहां कोई नहीं बचा। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, कमरे के अंदर से फिर से वही रोने की आवाज आई। लेकिन इस बार वे आवाज बहुत ही डरावनी और भयानक थी। ऐसा लगा जैसे अंदर दर्जनों लोग एक साथ जल रहे हों। मुझे दीवार के पीछे से हाथ पटकने और तड़पने की भी आवाजें लगातार आ रही थी। अब मैं बुरी तरह से डर चुका था। मैं जल्दी से बदहवास होकर नीचे की तरफ भागा। मैं सीढ़ियों से गिरता पड़ता रिसेप्शन तक पहुंचा और अपनी कुर्सी पर जाके
दुबक के बैठ गया। बाहर की सुबह की पहली किरण दिखने तक मैं अपनी आंखें बंद करके हनुमान चालीसा पढ़ता रहा। अब जैसे ही सुबह के 6 बजे वही आदमी वापस आया तो उसने मेरे चेहरे की दहशत साफ देख ली। उसने एक न जाने अजीब सी मुस्कान के साथ कहा, पहली रात सफल रही, लेकिन याद रखना भूपेंद्र, जिज्ञासा मौत का दूसरा नाम है। ओके, कल मिलते हैं। गुड मॉर्निंग। मैं कांपते पैरों से होटल से बाहर निकला। धूप में आने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है। घर पहुंचने के बाद भी मेरी आंखों के सामने से उस औरत का जला हुआ चेहरा हट ही नहीं रहा था। नींद तो कोसों दूर की बात है, मुझे तो बस वही चीखें मेरे कानों में लगातार गूंज रही थी। दोपहर के वक्त मुझसे रहा नहीं गया। मैंने सोचा, जिस जगह मैं अपनी जान जोखिम में डाल रहा हूं, आखिर मुझे उसके बारे में पहले से बेहतर जान लेना बहुत जरूरी है। मैं अपने मोहल्ले की एक पुरानी लाइब्रेरी में गया और वहां के पुराने अखबार के रिकॉर्ड खंगालने लगा। करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद मुझे एक धुंधली सी खबर मिली और हेडलाइन पढ़कर मेरा तो कलेजा ही मुंह को आ गया। होटल डार्क मैनर में तबाही, शादी की खुशियां बदली मातम में और 100 से ज्यादा लोग जिंदा जले। और ये खबर आज से 20 साल पुरानी थी। उस होटल में एक रईस परिवार की शादी थी। पूरा होटल मेहमानों से खचाखच भरा था। रात के करीब 2 बजे जब सब गहरी नींद में थे, बेसमेंट के अंदर स्टोर रूम में शॉर्ट सर्किट हो गया। देखते ही देखते आग ने एक भयानक रूप ले लिया। वहां सबसे खौफनाक बात यह थी कि होटल के मालिक ने अपनी कीमती पेंटिंग और कैश बचाने के चक्कर में सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम एक्टिवेट कर दिया था, जिससे सारे इमरजेंसी गेट जाम हो गए। अखबार में एक फोटो थी, एक छोटा बच्चा और उसकी मां। तो वो वही थे जिन्हें मैंने रात देखा था। उस बच्चे का नाम चीकू। वे अपनी मां के साथ कमरा नंबर 303 में रुका था। रिपोर्ट में लिखा था कि उनकी लाशें दरवाजे के पास चिपकी हुई मिली थी, जैसे वे आखिरी वक्त तक दरवाजा खोलने की कोशिश करते रहे हो। शाम होते होते मेरा डर अब गुस्से और हमदर्दी में बदलने लगा था। तभी मुझे एक और बात पता चली। उस होटल का मालिक आज तक कभी नहीं पकड़ा गया। वे आदमी रातों रात ना जाने कहां गायब हो गया और इंश्योरेंस के करोड़ों रुपए भी डकार गया। अब रात के 12 बजने वाले थे। मेरी तो हिम्मत जवाब दे चुकी थी, पर मां की दवाइयों का बिल मेरी सामने मेज पर रखा हुआ था। अब मेरी मजबूरी जवाब दे रही थी। मैंने एक गहरी सांस ली और दोबारा उसी होटल की तरफ चल पड़ा। अब जैसे ही मैं रिसेप्शन पे पहुंचा, वो अजीब सा आदमी जो उस होटल का मैनेजर था वहीं खड़ा था। आज उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने मेरी तरफ एक पानी का गिलास बढ़ाया और कहा, तुम थक गए होगे, आज रात मेहमान ज्यादा हैं, थोड़ी तैयारी कर लेना। मैंने पानी का गिलास हाथ में लिया ही था कि मुझे महसूस हुआ कि पानी का रंग अब धीरे धीरे बदल के लाल रंग का हो रहा है। वो तो पानी नहीं बल्कि शायद कोई ताजा खून था। मैंने झटके से गिलास छोड़ दिया और वो फर्श पे आके गिर गया। लेकिन ताज्जुब की बात, वहां कोई निशान नहीं था। मैनेजर ये देख जोर जोर से हंसने लगा। मैनेजर ने कहा, आज तुम्हें ऊपर जाना है भूपेंद्र, कमरा नंबर 303 से कुछ शिकायतें आ रही हैं। उसकी आवाज मेरी रूह कपा रही थी। मैंने कहा, सर, आप ही ने तो कहा था कि किसी भी कमरे में जाना नहीं है। मैनेजर मेरे करीब आया। उसकी सांसों से सड़े हुए मांस की बदबू आ रही थी। वो धीरे से बोला, नियम बदलते रहते हैं, जाओ, वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं।
मैं भारी कदमों से सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। तीसरी मंजिल पर पहुंचते ही मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी भट्टी में घुस गया हूं। दीवारों का पेंट उखड़कर अब धीरे धीरे गिर रहा था। छत से काली राख अब लगातार झड़ रही थी। जैसे ही मैं कमरा नंबर 303 के पास पहुंचा, दरवाजा अपने आप खुल गया। मैं अंदर गया और अंदर का नजारा देखकर तो मेरी चीख ही निकल गई। कमरे के अंदर कोई फर्नीचर नहीं था, बस चारों तरफ आग की लपटें थी जो दीवारों से चिपटी हुई थी। लेकिन सबसे ताज्जुब की बात यह थी कि वह कुछ जला नहीं रही थी। कमरे के बीचों बीच वही बच्चा बैठा था जिसके हाथ में खिलौना था, जो खिलौना लगातार पिघल रहा था। उसने मेरी तरफ देखा और बोला, भैया देखो ना, मम्मी अभी भी सो रही हैं, उन्हें जगा दो वरना वे आग हमें खा जाएगी। मैंने देखा, कोने में वही औरत पड़ी थी जिसका शरीर आधा राख हो चुका था और वो दर्द से तड़प रही थी। अचानक कमरे की दीवारें हिलने लगी और उन पर खून से कुछ लिखा हुआ उभरने लगा। मैंने पढ़ा तो वो लिखा था, वे अभी भी यही हैं, उसने हमें कैद किया है, उसे रोको। तभी मुझे महसूस हुआ कि वो कोई और नहीं बल्कि वही मैनेजर है। वे उन आत्माओं को आजाद होने नहीं दे रहा। जैसे ही मैं पीछे मुड़ा तो मैंने देखा कि मैनेजर दरवाजे पर खड़ा था। उसकी परछाई दीवार पर किसी राक्षस जैसी लग रही थी। उसने कुल्हाड़ी जैसी कोई चीज अपने हाथ में पकड़ी हुई थी और, तुमने बहुत कुछ जान लिया भूपेंद्र, अब तुम इसी होटल का हिस्सा बनोगे। वो मैनेजर हाथ में कुल्हाड़ी लिए अब धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहा था। लेकिन तभी एक अजीब बात हुई। कमरा नंबर 303 के अंदर से एक जोरदार चीख गूंजी और अचानक एक काली धुंध उस कमरे में आने लगी। मैनेजर के सामने की दीवार न जाने अचानक से हिलने लगी। मैनेजर एकदम डर गया। उसने दांत पीसते हुए कहा, पीछे हट जाओ, ये मेरा शिकार है। लेकिन उस धुंध में से एक हाथ निकला और उसने मैनेजर को जोर से पीछे धक्का दे दिया। अब मुझे एक मौका मिला और मैंने बिना टाइम गवाए सीधा नीचे की तरफ दौड़ लगा दी। मैं हाँफता हुआ रिसेप्शन के पीछे छिप गया। मेरा दिल अब इतनी तेज धड़क रहा था कि मुझे लगा शायद ये सीना फाड़ के बाहर निकल आएगा। टाइम देखा तो रात के करीब यही 2 बज रहे थे और सुबह होने में अभी 4 घंटे बाकी थे। तभी होटल का मेन दरवाजा अपने आप धीरे से खुल गया और देखा कि एक एक करके अब लोग अंदर आ रहे थे। यह सब देखकर मेरा तो दिमाग ही सुन्न हो गया। वो लोग कोई आम इंसान नहीं थे। किसी के कपड़े जले हुए, किसी का हाथ जला हुआ, किसी का कुछ, और वो सब चुपचाप लाइन में लग गए। एक बूढ़ा आदमी जिसकी दाढ़ी आधी जल चुकी थी मेरे पास रिसेप्शन पे आया और उसकी आवाज ऐसी थी जैसे सूखे पत्थर पे कोई चल रहा हो। और बूढ़ा आदमी बोला, बेटा कमरा नंबर 405 की चाबी दो, आज मेरी बेटी की शादी है, हमें तैयार होना है। मेरी तो आवाज ही नहीं निकल रही थी। मैंने कांपते हाथों से चाबी उठाई और उसे दे दी। वो बूढ़ा मुड़ा, लेकिन उसका पिछला हिस्सा पूरी तरह से जला हुआ मानो जैसे कोयला बन चुका हो। उसके पीछे पीछे जो बाकी लोग थे, पता नहीं रूह या आत्माएं, वो भी अपने अपने कमरे की चाबियां मांगने लगे। अब मुझे समझ आ गया कि ये लोग जो हैं, ये 20 साल पहले उस शादी में आए थे, वे आज भी उस रात को ही जी रहे हैं। तभी मैनेजर दोबारा से वहां आया, लेकिन अब उसका रूप पूरी तरह से बदल चुका था। उसका चेहरा किसी दरिंदे जैसा लग रहा था। उसने मुझसे कहा, भूपेंद्र देर मत करो, इन मेहमानों को सर्विस चाहिए।
जाओ, कमरा नंबर 405 में लाल शरबत पहुंचा दो। फिर मैनेजर ने मेरे हाथ में एक ट्रे दी। मैंने देखा कि उस पर एक कांच का जंग रखा था जिसमें गाढ़े लाल रंग का तरल पदार्थ था। मुझे पता था कि ये शरबत नहीं। मेरा मन कर रहा था कि सब छोड़ छाड़ कर भाग जाऊं, पर अब जाता कैसे? होटल के तो सारे दरवाजे अब गायब हो चुके थे और हर तरफ सिर्फ दीवारें थी। मैं भारी कदमों से चौथी मंजिल पर पहुंचा। कमरे के अंदर से शहनाई की आवाज आने लगी, लेकिन वो धुन बहुत ही डरावनी थी। जैसे ही मैंने दरवाजा खटखटाया, वे अपने आप खुल गया। अंदर का नजारा किसी डरावने सपने जैसा था। चारों तरफ लोग नाच रहे थे, लेकिन उनके पैरों के निशान फर्श पर खून के थे। दुल्हन एक कोने में बैठी थी जिसका चेहरा मखमल के कपड़े से ढका हुआ था। जब मैंने वो जग मेज पे रखा तो दुल्हन ने अपना थोड़ा सा घूंघट ऊपर उठाया। उसका चेहरा बिल्कुल वैसा ही था जैसा मैंने अखबार में उस दिन देखा था। फिर दुल्हन ने जग उठाया और सीधे उसे अपने गले में उडेल दिया। वो लाल रंग का तरल कटे गले में बाहर निकलने लगा। औरत ने मेरी तरफ देखा और रोते हुए कहा, होटल का मालिक हमें जाने नहीं दे रहा है। उसने हमारी राख को बेसमेंट में दबा रखा है। जब तक वे राख वहां रहेगी, हम इसी आग में जलते रहेंगे। भूपेंद्र, हमारी राख को गंगा में पहुंचा दो। हमें आजाद कर दो। हमें आजाद कर दो। हमें आजादी चाहिए। इतना बोलते ही कमरे की लाइटें अचानक फ्लिकरिंग करने लगी। मैनेजर की परछाई एकदम दीवार पे दिखाई दी और बोला, गद्दार, तुम मेरी रूह को भड़का रहे हो। अचानक उस कमरे के सारे मेहमान देखते ही देखते एक एक करके गायब हो गए और उस कमरे में अब मैं बिल्कुल अकेला और उस अंधेरे में खड़ा हुआ था। तभी दीवारों से गर्म अजीब सा लाल रंग का खून निकलने लगा। अब कमरा धीरे धीरे अजीब तरीके से छोटा होने लगा, जैसे दीवारें मुझे अब कुचलने के लिए मेरे पास आ रही हो। मुझे महसूस हुआ कि मैनेजर दरअसल कोई इंसान नहीं बल्कि ये एक तांत्रिक था जिसने सिर्फ अपनी उम्र बढ़ाने के लिए उन बेगुनाह लोगों की बलि दी थी और अब उन रूहों को कैद करके रखा था। मुझे बाहर निकालो, मैं जोर से चिल्लाया। तभी फर्श के नीचे से छोटे बच्चे का हाथ निकला। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे नीचे की तरफ खींच लिया। मैं फर्श के अंदर धंसने लगा। मुझे लगा अब मेरा अंत निश्चित है। जैसे ही उस बच्चे के ठंडे हाथों ने मुझे फर्श के नीचे खींचा, मुझे लगा कि मैं किसी गहरी खाई में गिर रहा हूं। चारों तरफ अंधेरा था और कानों में हजारों लोगों के एक साथ रोने की आवाजें आ रही थी। जब मेरी आंख खुली तो मैं एक ऐसी जगह पर था जहां की हवा में मौत की गंध बसी हुई थी। वे कोई और जगह नहीं बल्कि होटल का वही गुप्त बेसमेंट था जिसके बारे में अभी वो दुल्हन बनी हुई लड़की बोल रही थी। वहां की दीवारें ईंटों की नहीं बल्कि इंसानी हड्डियों और राख से बनी हुई लग रही थी। बीचों बीच एक बड़ा सा हवन कुंड था जिसमें आग नहीं बल्कि नीले रंग की एक अजीब सी रोशनी जल रही थी और उस कुंड के चारों तरफ कांच के छोटे छोटे जार रखे थे। हर जार पर एक नाम लिखा था और उसके अंदर थोड़ी सी काली राख रखी थी। तभी अंदर से एक कड़कड़ाती हुई आवाज आई, तो आखिर तुम यहां तक पहुंच ही गए। मेरे हाथ में जो टॉर्च थी वो मैंने घुमाकर सामने की तरफ देखा तो वही मैनेजर खड़ा था, लेकिन अब वो इंसान तो बिल्कुल नहीं लग रहा था। उसकी चमड़ी झूल रही थी और उसके पीछे काली छाएं नाच रही थी।
उसने जोर से हंसते हुए कहा, 20 साल पहले मैंने इस होटल को आग नहीं लगाई थी। मैंने एक यज्ञ किया था। इन 50 लोगों की बलि ने मुझे वो ताकत दी कि मैं कभी बूढ़ा नहीं होऊंगा। तुम इस 91 जार की राख बनोगे। उसने अपनी कुल्हाड़ी हवा में लहराई। मैं पीछे की ओर भागा, लेकिन मेरा पैर किसी चीज से टकराया। वे वही पुरानी फाइल थी जो मैंने अखबार में देखी थी। उस फाइल के साथ एक जलता हुआ दिया रखा था। मैनेजर मेरी तरफ तेजी से झपटा और बोला, ये फाइल मुझे दे दे। अब मुझे समझ आ गया कि फाइल में और इन राख के बीच में कोई ना कोई तो कनेक्शन है, कोई ना कोई तो छिपी शक्ति है। तभी बेसमेंट की छत से वही जला हुआ बच्चा, जिसका नाम चीकू है, नीचे कूदा। उसके पीछे उसकी माँ और बाद में वो दुल्हन जो अभी कमरे में बैठी थी। उन सब ने मैनेजर को घेर लिया। मैनेजर ने अपनी कुल्हाड़ी से उन पर वार किया, लेकिन वो तो रूह थी। आखिर उन्हें कैसे चोट लग सकती है? पर मैनेजर के हाथ में मौजूद वो तांत्रिक अंगूठी उन रूहों को पीछे लगातार धकेल रही थी। मैनेजर ने चीख कर कहा, ये मेरा होटल है, यहां सिर्फ मेरी मर्जी चलती है। और इसके बाद वो जोर जोर से हंसने लगा। उसने अपनी शक्ति से बेसमेंट के दरवाजों को सील कर दिया। चारों तरफ से आग की लपटें निकलने लगी। इस बार ये आग असली थी। तभी उस औरत ने मेरी तरफ इशारा किया। उसने अपनी जलती हुई उंगली से एक जार की तरफ इशारा किया, जिस पर मैनेजर का असली नाम लिखा था। वे मैनेजर खुद भी एक रूह था, जिसने एक जिंदा शरीर पर कब्जा कर रखा था। वे अपनी खुद की राख को सुरक्षित रखकर अमर बना बैठा था। मैंने दौड़कर अपनी पूरी ताकत लगाई और उस जार की तरफ झपटा। मैनेजर ने मुझे रोकने के लिए अपनी कुल्हाड़ी मेरी तरफ फेंकी, जो मेरे कंधे को छूती हुई मेरे पास से निकल गई। दर्द के मारे मैं कर्रा उठा, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने वो जार उठाया। अब मैनेजर की आवाज में एक डर देख सकता था। नहीं, उसे छूना मत। मैंने उस जार को ऊंचा उठाया और पूरी ताकत से हवन कुंड की नीली आग में फेंक दिया। जैसे ही जार टूटा, एक जोरदार धमाका हुआ। पूरा होटल जोर जोर से कांपने लगा, मानो भूकंप आ गया हो। और मैनेजर का शरीर कांच की तरह चटकने लगा। वो मैनेजर बोला, तुमने भूपेंद्र सब कुछ बर्बाद कर दिया। और कुछ ही पल में देखते ही देखते मैनेजर अब एक काली राख के ढेर में बदल चुका था। जैसे ही वे खत्म हुआ, होटल की दीवारें अब धीरे धीरे पिघलने लगी। मुझे लगा कि मैं अब इस मलबे में दब जाऊंगा। तभी उन रूहों ने मिलकर मुझे अपनी बाहों में उठा लिया। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं बादलों में तैर रहा हूं। उन सबके चेहरों पर अब खौफ नहीं, बल्कि एक अजीब सा सुकून और एक मुस्कान मैं साफ देख सकता था। जब मेरी आंख खुली तो मेरे चेहरे पे सूरज की पहली किरण पड़ रही थी। मैं उसी पुरानी बिल्डिंग के सामने फुटपाथ पे लेटा हुआ था और मेरा सर बहुत भारी हो रहा था। शरीर बुरी तरह से टूट रहा था, जैसे किसी ने मुझे मीलों दूर तक घसीटा हो। मैंने घबराकर पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर कोई भी आलीशान होटल डार्क मैनर था ही नहीं। वहां सिर्फ एक काली पड़ चुकी खंडर बिल्डिंग थी, जिस पर बरसों पुरानी राख जमी थी। मुझे तो अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हुआ क्या। क्या ये एक कोई बुरा सपना था? तभी मेरी नजर अपने कंधे पर पड़ी। मेरी शर्ट फटी हुई थी और वहां कुल्हाड़ी के कट का एक गहरा निशान था, जिससे अभी भी हल्का हल्का खून निकल रहा था। अब मुझे समझ आया कि ये कोई सपना नहीं था। वे घाव इस बात का सबूत था कि मैं आज मौत के मुंह से वापस आया। तभी वहां से गुजर रहे एक बुजुर्ग ने मुझे रोका और देखकर बोला, बेटा, यहां क्या कर रहे हो?
इस मनहूस जगह के पास मत बैठो। क्या तुम्हें पता नहीं 20 साल पहले यहाँ कितनी बड़ी तबाही हुई थी? तभी से ये खंडर पड़ा हुआ है। मैंने कांपते हुए पूछा, पापा, क्या यहाँ कोई मैनेजर रहता है? कल रात मुझे इसने नौकरी पर रखा था। मेरी बात सुनकर बुजुर्ग ने बड़े अजीब तरीके से देखा और सिर हिलाते हुए बोला, बेटा कैसी बात करते हो? इस जंगल के अंदर पिछले 20 सालों से कोई परिंदा भी पर नहीं मारता, और जो भी अंदर गया है वो कभी वापस नहीं देखा गया। आज मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी है, लेकिन मैं आज भी रात को अकेले किसी होटल से नहीं गुजरता। जब भी मैं किसी के जलने की महक महसूस करता हूं, तो मुझे वही कमरा नंबर 303 याद आ जाता है। अगर आप भी कभी ऐसी किसी जगह नौकरी करने जाएं जो आपको जरूरत से ज्यादा पैसे दे रही हो, तो एक बार रुककर जरूर सोचें, कहीं आप अपनी मेहनत का नहीं बल्कि अपनी जान का सौदा कर रहे हो। खैर, पैसा तो आता जाता रहता है, पर ये जिंदगी एक बार ही मिलती है।